हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपके लेकर आ गया हूं जो रिपीटेड जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, जो कि फ्रेंड्स आपका आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, उन क्वेश्चंस के बारे में सोल्व करेंगे। इसके साथ इन क्वेश्चंस को हम रेशनल्स के साथ सोल्व करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में 5 एक्सपर्ट्स की पॉइंट्स भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेकर के एंड तक आपको बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम आपको हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन और इसके साथ ही जो हम आपको तैयारी करवाते हैं उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके अंदर जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए एम्स नोट सेट और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, यानी मायोकार्डियल डैमेज के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए CKMB, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन डी CK। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई। जो ट्रोपोनिन आई है फ्रेंड्स मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है किसके लिए? मायोकार्डियल डैमेज के लिए। हालांकि जो CKMB है वो विद इन फर्स्ट आवर्स के अंदर अपीयर हो जाता है, रेज हो जाता है इसका जो लेवल है, लेकिन जो स्पेसिफिक की बात करेंगे तो ट्रोपोनिन आई की हम बात करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ट्रोपोनिन आई एंड CKMB बोथ आर स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, बट मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट इज ट्रोपोनिन आई बिकॉज इट हैज इंक्रीज स्पेसिफिसिटी कंपेयर विद CKMB। एंड CKMB की कंपेयर तुलना के अंदर इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है? इंक्रीज है। और इसके अंदर जो फ्रेंड्स आप क्या है, सो ट्रोपोनिन आई इज सुपेरियर मार्कर फॉर मायोकार्डियल इंजरी, यानी मायोकार्डियल में कोई भी इंजरी होती है तो उसके लिए सुपेरियर मार्कर के रूप में जाना जाता है किसको? ट्रोपोनिन आई। तो मोस्ट स्पेसिफिक क्या हो गया? ट्रोपोनिन आई। और फ्रेंड्स यदि आपके जो कार्डिक इंडिकेटर की बात करें तो LDH, CKMB एंड ट्रोपोनिन, ये जो तीनों ये क्या है? कार्डिक इंडिकेटर है। कई बार क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये तीनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें क्वेश्चन होता है ऑल आर द फॉलोइंग आर द कार्डिक इंडिकेटर एक्सेप्ट। तो इन तीनों के अलावा जो अदर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा जाएगा तब। ठीक है। इसके साथ ही इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन CPKMB रेज फर्स्ट विद इन 1 आवर्स, यानी 1 आवर्स के अंदर अंदर जो CPKMB रेज होता है, लेकिन जो लंबे समय तक बना रहता है वो क्या बना रहता है? ट्रोपोनिन आई। इसलिए स्पेसिफिक हो गया ट्रोपोनिन आई। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विथहेल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि कौन सी ड्रग आप विथहोल्ड करेंगे यदि पल्स रेट कितनी हो गई है? 60 बीट पर मिनट से कम हो गई है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी डोबुटामिन एंड ऑप्शन डी फेनिटोइन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो पहले आप आंसर दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए डिजॉक्सिन। क्या है राइट आंसर? डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन नेवर यूज विथहोल्ड इफ पल्स रेट इज बिलो 60 बीट्स पर मिनट। यदि फ्रेंड्स आप जो पेशेंट की जो पल्स रेट है यानी 60 बीट पर मिनट से यदि कम हो जाती है उस कंडीशन में डिजॉक्सिन नहीं दी जाती है, उसको विथहोल्ड कर दिया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये तो बात होगी एडल्ट के अंदर कि एडल्ट के अंदर 60 बीट पर मिनट से कम होती है यदि पल्स रेट, तो उस कंडीशन में आप जो है डिजॉक्सिन नेवर यूज, यानी आप यूज़ नहीं करेंगे या उसको विथहोल्ड कर देंगे। लेकिन यदि चाइल्ड की बात करें तो 70 बीट्स पर मिनट, यदि चाइल्ड की बात करें, यदि आपके क्वेश्चंस में ऐसा ना आकर के ऐसा आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विथहोल्ड इफ़ द पल्स रेट इन 70 बीट्स पर मिनट इन चिल्ड्रन, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स स्पेसिफाई कर देगा उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो क्या होगा। क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि डिजॉक्सिन जो है कितनी, जो चिल्ड्रन के अंदर कितनी पल्स रेट होगी तो आप नहीं देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो इसके लिए मैंने आपको रेशनल यहाँ पे तैयार किया है। तो जो डिजॉक्सिन है फ्रेंड्स एडल्ट की बात आएगी तो 60 बीट पर मिनट से यदि कम हो जाती है उस कंडीशन में आप डिजॉक्सिन नहीं देंगे। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। और यदि चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर यदि 70 बीट्स पर मिनट से कम हो जाती है पल्स रेट उस कंडीशन में चिल्ड्रन को नहीं देंगे। और जो इन्फेंट की बात करें, स्पेसिफाई है यहाँ पे, इन्फेंट की बात करें यदि इन्फेंट के अंदर जो पल्स रेट है वो कितनी हो जाए? 90 बीट पर मिनट से कम हो जाए उस कंडीशन में आप डिजॉक्सिन उसको पेशेंट को नहीं देंगे, विथहोल्ड कर देंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि एक पेशेंट है
उसको डिजोक्सिन चल रही है, उसकी पल्स रेट 90 बीट्स पर मिनट हो गई है, जो कि इन्फेंट है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डिजोक्सिन को यूज़ नहीं करना है, उसको विथहोल्ड कर देना है। बिकॉज डिजोक्सिन इज ए नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड एजेंट विच डिक्रीज हार्ट रेट। क्या इसका कारण जो है फ्रेंड्स ये क्या है कि जो डिजोक्सिन जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट होती है या फिर ड्रग होती है। इसके अंदर जो मतलब होता है वो क्या होता है, क्रोनोट्रोपिक, जो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है उसका मतलब होता है कि कोई भी जो एजेंट होता है जो क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। और जो डिजोक्सिन है वो क्या है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है। सो मैं डिक्रीज फर्दर हार्ट रेट, क्योंकि ये और हार्ट रेट डिक्रीज कर देगी, इसलिए आपको यदि पल्स रेट एडल्ट के अंदर 60 बीट से कम हो जाती है उस समय आप यूज़ नहीं करेंगे, चिल्ड्रन के अंदर 70 बीट से कम हो जाती है, या फिर इन्फेंट के अंदर 90 बीट पर मिनट से कम हो जाती है, उस कंडीशन में आप डिजोक्सिन का यूज़ नहीं करेंगे और उसको क्या कर देंगे, विथहोल्ड कर देंगे। ठीक है। डोपामिन एंड डोपामिन आर द पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। तो फ्रेंड्स जो अपना डिजोक्सिन है वो तो क्या है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, और डोपामिन और डोपामिन क्या है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। यानी फ्रेंड्स जब नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक क्या कर रहा है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, तो जो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज रिसीव टू डिजोक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। ऑप्शन ए रिंगिंग इन द ईयर्स, ऑप्शन बी लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑप्शन सी साइन ऑफ ब्रूजिंग, एंड ऑप्शन डी सेंसिटिविटी टू सनलाइट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट पूछा गया किसका, डिजोक्सिन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो साइड इफेक्ट होता है क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और लॉस ऑफ एपेटाइट को कैसे नाम से जानते हैं, एनोरेक्सिया। यानी एनोरेक्सिया का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। और कौन कौन से साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं डिजोक्सिन का, हम देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन इंक्लूड, कौन कौन से मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं किसके, डिजोक्सिन के, कौन कौन से होते हैं, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक। फ्रेंड्स ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि डिजोक्सिन से आपके ऑप्शन में कैसे भी पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन देकर के, एक अलग ऑप्शन देकर के आप पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कौन कौन से जो है डिजोक्सिन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन एंड डिक्रीज हार्ट रेट बाय स्लोइंग कंडक्शन। यानी जो कंडक्शन स्लो होने की वजह से डिक्रीज हार्ट रेट। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, जो डिजोक्सिन है वो क्या है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट है। क्या है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट है। द थेराप्यूटिक लेवल की हम बात करें फ्रेंड डिजोक्सिन का, तो डिजोक्सिन का जो नॉर्मल थेराप्यूटिक जो लेवल होता है वो कितना होता है, 0.5 to 2 NG। यहाँ पे क्या है, NG है, क्या है, 2 NG पर ml। यानी जो नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल जो डिजोक्सिन का होता है वो क्या होता है, 0.5 to 2 NG पर ml, एंड इट बिकम टॉक्सिक व्हेन लेवल इंक्रीज मोर देन 2 NG ml। यानी 2 NG पर ml से ज़्यादा यदि इसका लेवल हो जाता है उस कंडीशन में क्या हो जाती है, टॉक्सिक। और थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, 0.5 to 2 NG पर ml। इसका स्पेसिफाई ध्यान रखना अपने डिजोक्सिन के लिए, ये जो NG वाला है 0.5 to 2 NG पर ml, ये थेराप्यूटिक लेवल नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल है। इससे ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स टू क्लोजली मॉनिटर साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी लाइक एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया एंड डिसरिथमिया। ये सब इसके अंदर क्या है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म मोस्टली बाई दी। यानी जो हार्ट का जो अपेक्स होता है वो मोस्टली किसके द्वारा फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि वो अपेक्स और बेस में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हार्ट का जो अपेक्स वाला जो पार्ट है, जो अपेक्स है हार्ट का, वो मोस्टली किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सेंट्रल वेंट्रिकल, ऑप्शन बी है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ऑप्शन सी है राइट एट्रियम, एंड ऑप्शन डी है लेफ्ट एट्रियम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म मोस्टली बाय द, यानी जो हार्ट का जो अपेक्स है वो मोस्टली किसका बना होता है, तो किसका बना होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो अपेक्स है जो हार्ट का वो मोस्टली किसका बना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एक्सेप्ट। यानी इनमें से जो कार्डियोजेनिक शॉक के साइन है एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए है हमारा, आप इसका आंसर जरूर देना। ऑप्शन ए है सिस्टोलिक बीपी लोअर देन 90 mm ऑफ SG, ऑप्शन बी है यूरिन आउटपुट लोअर देन 30 ml per hour, एंड ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, एंड ऑप्शन डी
कोल्ड क्लेमी स्किन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसके अंदर पूछा गया फ्रेंड्स कार्डियोजेनिक शोक का कौन सा साइन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया। यानी फ्रेंड्स जो कार्डियोजेनिक शोक होता है उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है? टेकीकार्डिया होता है। क्या होता है? टेकीकार्डिया होता है। जब बीपी कम होती है तो क्या होता है? टेकीकार्डिया होता है। बीपी जब कम होगी तो क्या होगा? टेकीकार्डिया होगा। और यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? लेस देन 30 ml पर आवर। कोल्ड क्लेमी स्किन, ये सब किसके साइन है? कार्डियोजेनिक शोक है, शोक के। लेकिन फिर जो न्यूरोजेनिक शोक होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं, हम उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे। अभी हम कार्डियोजेनिक शोक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू कोल्ड कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? जो हार्ट होता है फ्रेंड्स, एडिक्वेट जो सप्लाई पहुँचानी है ब्लड और ऑक्सीजन की बॉडी टिश्यूज़ को, वो पहुंचाने में क्या हो गया है? फेल। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोजेनिक शोक। फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू कॉल्ड कार्डियोजेनिक शोक। साइन ऑफ शोक, शोक के कौन कौन से साइन होते हैं? एक न्यूरोजेनिक शोक ही डिफरेंस शोक होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर कुछ अलग साइन आपको देखने को मिलते हैं। तो शोक के कौन कौन से साइन है? वीक, रैपिड एंड थ्रेडी पल्स यानी टेकीकार्डिया, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो है शोक के अंदर क्या मिलेगा? टेकीकार्डिया। और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। सेलो रैपिड रेस्पिरेशन यानी टेकीपीनिया। इसके साथ ही फ्रेंड डाइफोरेसिस एंड कोल्ड क्लेमी एंड साइनोटिक स्किन एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शोक। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि जो न्यूरोजेनिक शोक के अंदर आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो अभी हम न्यूरोजेनिक क्वेश्चन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर न्यूरोजेनिक शोक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला, इसीलिए डाला ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेलर, ये क्या है फ्रेंड्स? शोक के साइन है। ठीक, किसके साइन है? शोक के। डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mm ऑफ एचजी। जो बीपी है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जो मीन आर्टेरियल प्रेशर आप निकालते कैसे? हालांकि हम एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मैप, यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स? इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है इसके लिए। तो जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि जो डायस्टोलिक बीपी है, यानी आप क्या करोगे? सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 ब्रैकेट डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाई 3, ये इसका फॉर्मूला है किसका? मैप निकालने का। मैप यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि यदि अपन नॉर्मल बीपी 120/80 की बात करें, 120/80 नॉर्मल बीपी हो गई अपनी। अब अपन यदि इसकी बात करें तो इसका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर यदि निकालना चाहें तो अपन कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सिस्टोलिक बीपी। तो आप यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी लिख देंगे 120, एक मिनट रुकना, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 ब्रैकेट डायस्टोलिक बीपी, ओके, डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला अपना। अब इसको कैसे? जैसे मैं आपको बताया कि 120/80 यदि अपन नॉर्मल बीपी मान ले तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी कितनी हो जाएगी? 120 प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी कितनी होगी अपनी? 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको जोड़िए, यानी 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। 160 प्लस 120 कितना हो गया? कितना हो गया? जोड़िए आप, 160 और 120 कितना हो गया? 280 हो गया। कितना हो गया? 280, यानी 280 डिवाइडेड बाई 3। यदि 280 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे, 280 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 93.33 कितना आएगा? जो यहाँ पे आपका जो मीन आर्टेरियल जो प्रेशर है वो कितना आ गया है? मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना आ गया फ्रेंड्स? 93.33। कितना आ गया? 93.33 जो है आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर आ गया। किसका? नॉर्मल जो 120/80 जो बीपी थी उसका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर हुआ वो क्या आ गया? 93.3। ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। इसको निकालने का जो एक और तरीका है वो ये है कि सपोज दैट इसके अंदर आपके अंदर किसी क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ हो कि आपके पास जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर कितना है? 40 पल्स प्रेशर है आपका, और आपकी जो डायस्टोलिक बीपी है वो कितनी है? डायस्टोलिक जो बीपी है वो कितनी है फ्रेंड्स? आपकी 80 है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर आपको जो है निकालना, क्या निकालना है?
मेप यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाई 3 प्लस डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला किसका, ये दूसरा फॉर्मूला है मीन आर्टेरियल प्रेशर का। ठीक है, मेप का निकालने का दूसरा फॉर्मूला है पल्स प्रेशर डिवाइडेड बाई 3 प्लस डीपी यानी डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, इसको जैसे अपन निकालते हैं, जैसे कि अब मैंने बताया था कि कितनी है अपना जो पल्स प्रेशर कितना 40 और जो डायस्टोलिक बीपी कितनी बताई मैंने आपको 80, तो इसको निकालने का तरीका वही होगा 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 80। तो निकालेंगे कैसे होगा, इसको यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 13.33, कितना हो गया 13.33 प्लस 80 जोड़ देंगे तो कितना हो गया अपना 93.33। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यानी आपको यदि पल्स प्रेशर दिया हुआ हो और डायस्टोलिक बीपी दिया ही हो तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको यदि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों दी हुई तो भी निकाल सकते हैं ना। दो फॉर्मूले हैं इसके, यदि आपको पल्स प्रेशर ज्ञात करना है कि पल्स प्रेशर आपको नहीं पता है कि पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर जो निकालने का जो तरीका है वो पल्स प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, सिस्टोलिक जो बीपी होती है सिस्टोलिक बीपी में माइनस कर दो क्या डायस्टोलिक बीपी, तो आपका क्या आ जाएगा पल्स प्रेशर। जैसे कि यदि 120 सिस्टोलिक बीपी है और डायस्टोलिक बीपी 80 है तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 40, तो पल्स प्रेशर कितना आ जाएगा अपना 40 आ जाएगा। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी इसके अंदर, मैप कैसे निकालते हैं, पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में देख लीजिए। मीन आर्टेरियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द एवरेज प्रेशर इन ए पेशेंट्स आर्टरीज ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, यानी एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो पेशेंट की जो आर्टरीज होती है उस पर जो एवरेज प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड ए बेटर इंडिकेटर फॉर परफ्यूजन, यानी जो परफ्यूजन के लिए, वाइटल ऑर्गन के परफ्यूजन के लिए ये बेटर इंडिकेटर के रूप में कंसिडर किया जाता है देन द सिस्टोलिक प्रेशर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देन सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद न्यूरोजेनिक शॉक, साइन एंड सिम्टम वुड द नर्स असेस इन द क्लाइंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और स्टूडेंट्स को पता है शॉक होता है मतलब क्या हो गया है, टेकी कार्डिया होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि टेकीकार्डिया नहीं होता न्यूरोजेनिक शॉक में, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, ब्रेडिक कार्डिया होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा ऑप्शन ए है कूल मॉइस्ट स्किन, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी वीजिंग एंड ऑप्शन डी डिक्रीज बाउल सिंड्रोम, सॉरी डिक्रीज बाउल साउंड। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो है न्यूरोजेनिक शॉक्स के अंदर आपको टेकीकार्डिया नहीं मिलकर के क्या मिलता है, ब्रेडिकार्डिया मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या रेशनल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं रेशनल क्या दिया है मैंने इसका। तो जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है फ्रेंड्स, कॉज यूनिक एंड एटिपिकल प्रेजेंटेशन कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ शॉक। ठीक है, अनोदर फॉर्म ऑफ शॉक ड्यूरिंग शॉक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड विच कॉज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। फ्रेंड्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो न्यूरोजेनिक शॉक को छोड़ करके यानी जो अदर टाइप ऑफ शॉक होते हैं जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, फिर जो और भी अदर टाइप्स के जो शॉक्स हैं उसके अंदर क्या होता है, सबके अंदर क्या होता है, जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है और वो क्या करता है, जो एपिनेफ्रिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन है उनके लेवल को क्या कर देता है, उनके सिक्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो इंक्रीज हो गए हैं इनकी वजह से क्या करेंगे, ये क्या कोज करेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, यानी जो है ये हार्ट रेट को बढ़ा देंगे और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देंगे। स्वेटिंग यानी पसीना आएगा, कूल मॉइस्ट स्किन हो जाएगी ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ ब्लड टुवार्ड दी वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड को शिफ्ट होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, कूल मॉइस्ट स्किन आपको देखने को मिलेगी। जबकि न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ऐसा नहीं होता है। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, द बॉडी लॉस एबिलिटी टू एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सो दीज compensatory mechanism like increased heart rate, respiratory rate, sweating and cool moist skin cannot be take place। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नाम से जान न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक यानी न्यूरॉन आपको क्या हो गया, शोक हो गया न्यूरॉन की वजह से, न्यूरोजेनिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी क्या हो जाएगी, लॉस एबल टू एक्टिवेट सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है न्यूरोजेनिक, न्यूरॉन की वजह से शोक हो गया। तो यहाँ पे जो होगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो एक्टिवेट नहीं होगा तो जो कंपेंसेशन मैकेनिज्म है जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, जो मैंने आपको बताया, अदर शॉक में क्या हो रहा है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका
एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज हुआ, इसकी वजह से आपका हार्ट रेट और जो रेस्पिरेटरी रेट और ये कोल्ड क्लेम स्किन आपको देखने को मिली। लेकिन इसके अंदर तो ऐसा हो ही नहीं रहा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या होगा, जो कंपनसेशन मैकेनिज्म है वो नहीं होगी, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज नहीं होगी, और क्या होगी वहाँ पे ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो स्वेटिंग कोल्ड मॉइस्चर स्किन कैन नॉट बी टेक प्लेस, वहाँ पे ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो एट द प्लेस ऑफ टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया अकर, इसलिए जो है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ब्रेडिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया नहीं होता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, बिल्कुल अपने माइंड में रखिए इसको। विच मेडिकेशन शुड बी द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस विथ आर्टेरियल ओक्लूसिव डिजीज, यानी आर्टेरियल ओक्लूसिव डिजीज के डायग्नोसिस के अंदर नर्स कौन सी ड्रग को एक्सपेक्ट करती है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको ऑर्डर करेगा। ऑप्शन ए है हमारा एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशन, ऑप्शन बी एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ऑप्शन सी एन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन, एंड ऑप्शन डी एन मसल्स रिलैक्सेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए एन एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशन, यानी जो आर्टेरियल जो ओक्लूसिव डिजीज है उसके अंदर जो डॉक्टर ऑर्डर करता है वो कौन सी करता है, एन एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेन फेल्ट इन काफ मसल्स व्हेन द डोर्सिफ्लेक्स विथ लेग एक्सटेंडेड एट द नी इज कॉल्ड, यानी फ्रेंड्स जो है पेन जो काफ मसल्स है उसके अंदर पेन हो और जब आप डोर्सिफ्लेक्शन करें और लेग एक्सटेंड एट द नी, ठीक है, तो उसके में आपको जो साइन है उस साइन को क्या कहते हैं और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये भी कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा कर्निंग साइन, ऑप्शन बी है स्पार्लिंग साइन, ऑप्शन सी होमान साइन, एंड ऑप्शन डी है गुडेल साइन। इन साइंस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है अभी फिलहाल के लिए जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी होमान साइन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि काफ मसल्स के अंदर पेन होता है कब, जब डोर्सिफ्लेक्स करते हैं लेग और लेग एक्सटेंड एट द नी, तो उसके अंदर जो साइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमान साइन। और होमान साइन किसके अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड, डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर आपको होमान साइन देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन साइट बात करें डीवीटी की मोस्ट कॉमन साइट तो किसके अंदर देखते हैं फ्रेंड्स, लेग्स के अंदर। मोस्ट कॉमन साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाती है डीवीटी, तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, लेग्स के अंदर। बाकी साइंस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव होमान साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर देखने को मिलता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है फ्रेंड्स, ए ब्लड क्लॉट इन वन और मोर ऑफ द डीप वेन्स ऑफ द लेग्स आर्म्स एंड पेल्विक नेक, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो ब्लड क्लॉट है वन और मोर डीप वेन्स के अंदर, यदि ब्लड क्लॉट एक या एक से अधिक हो तो उसके अंदर आपको किस किस के अंदर देखने को मिलेगा, एक तो लेग्स के अंदर, आर्म्स के अंदर, पेल्विस और नेक के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। और जो मोस्ट कॉमन साइट क्या है, लेग्स क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, डीवीटी की। और डीवीटी के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, होमान साइन, ठीक है। जो नेक्स्ट जो अपना जो है हम बात करते हैं, पेशेंट में रिपोर्ट टू डल एक हैवीनेस इन द लिम्ब, इडिमा इन अफेक्टेड लेग्स, रेडनेस एंड पॉजिटिव होमान साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, डीवीटी के अंदर। अब हम बात करते हैं जो दूसरा साइन है अपना गुडेल साइन, तो गुडेल साइन के अंदर अपने को जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स अपने को देखने को मिलता है, विच इज द एविडेंट एज द अर्ली एज 6 वीक। स्पॉल्डिंग साइन की हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो स्पॉल्डिंग साइन का जो मीनिंग होता है, द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन, क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, इरेगुलर ओवरलैपिंग, यानी जो क्रेनियल जो बोन्स होती है उनकी क्या हो जाती है, इरेगुलर ओवरलैपिंग। किसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, स्पॉल्डिंग साइन के बारे में। ओवरलैपिंग जो होती है किसकी होती है, ओवरलैपिंग क्रेनियल बोन्स की ऑन वन अनोदर इज ड्यू टू लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन। कारण क्या है कि जो ड्यू टू लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द लिक्विमेटस स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द वॉल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको इतना सा समझना है कि जो स्पॉल्डिंग साइन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स वन ऑन अनोदर, ठीक है। इसका जो मैंने एक थोड़ी इमेज ली है आपके जो स्ट्रेट एक्सरे है एब्डोमेन का, शोइंग द सिंगल फीटस विथ मार्क इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल, ठीक है। ये इमेज है, देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, ए पेशेंट इज रिसीविंग वारफेरिन एंड कोमाडीन फॉर द पुल्मोनर एम्बोलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड व्हाइल द पेशेंट इज ऑन वारफेरिन, यानी यदि पेशेंट वारफेरिन पे हो तो उस कंडीशन में क्या जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा।
ऑप्शन ए है फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी एटिनोलोल, ऑप्शन डी क्लोरोप्रोमाजीन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड, यानी जो है एसिड सैलिसिलिक की कॉन्ट्रैक्टेड होती है किसके अंदर? वारफेरिन के अंदर। क्यों रहती है इसका हम रेशनल देखते हैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन, यानी जो फ्रेंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या जो एस्प्रिन है वो क्या है? एंटीप्लेटलेट ड्रग। आप सबको पता है कि ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है और ये अवॉइड क्यों की जाती है? इफ़ पेशेंट इज टेकिंग एंटीकोगुलेंट थेरेपी लाइक वारफेरिन और इफेरिन, यदि पेशेंट जो है एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो है वारफेरिन और इफेरिन ले रहा है उस कंडीशन में जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और जो एस्प्रिन है उसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये क्या है? एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो क्या कर सकती है? में कोज ब्लीडिंग रिस्क को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। इसलिए आप जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जब वारफेरिन या फिर हिपेरिन चलता है उस कंडीशन में क्या रहती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो, ऑल आर द नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया फ्रेंड्स कई बार एग्जाम के अंदर कि कौन सा जो है नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जो है इसके अंदर नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी हेरिडिटी एंड ऑप्शन डी जेंडर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? क्वेश्चंस को नोट करें। ऑल आर द नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेप्ट पूछा गया। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो जो है फ्रेंड्स 3 जो ऑप्शन ऐसे हैं जो नॉन मॉडिफाइड रिस्क है, लेकिन एक ऐसा है जो क्या है? मॉडिफाइबल है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक। यानी फ्रेंड्स मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल वो है जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो मॉडिफिएबल हो गए, जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं वो क्या हो गए? नॉन मॉडिफाइबल। आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इनटेक को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ आपका। जब बाकी आप जो है फ्रेंड्स एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, एज जितनी है उतनी है, आप उसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हेरिडिटी के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जेंडर का भी कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है? मॉडिफिएबल है। बाकी ये जो तीनों है वो क्या है? नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट रिस्क कैन बी मॉडिफाई और डिक्रीज बाय लोअरिंग इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इनटू डाइट। यानी डाइट के अंदर यदि आप सैचुरेटेड फैट को कम कर देंगे इनटेक को, तो इस कंडीशन में आप हाई कोलेस्ट्रॉल को जो है इनटेक को कम कर सकते हैं और ये क्या है? मॉडिफाइबल जो है रिस्क फैक्टर है। अदर आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन और सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए क्या है? बाकी नॉन मॉडिफाइबल यानी जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। कौन कौन से हैं? एज, हेरिडिटी और जेंडर। इन तीनों को जो भी आप ऑप्शन में, इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है। जो चीज़ आप खुद सोच के देखिए, जो चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो मॉडिफिएबल हो गए, जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते वो क्या हो गए? नॉन मॉडिफिएबल हो गए। आप हाई कोलेस्ट्रॉल इंटेक को मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन एज को, हेरिडिटी और जेंडर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये तीनों क्या हो गए? नॉन मॉडिफिएबल हो गए। अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट की पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मैंने मोस्ट कॉमन क्या क्या होता है वो मैंने लिया है। द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर सीन बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? तो वो क्या देखने को मिलता है? कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है वो है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, यानी एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। यानी जो एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का क्या है मोस्ट कॉमन कोज? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया सवाल है। कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यदि ऑप्शन के अंदर दिया हो तो कॉमन पूछ ले तो क्या आपका जाएगा आंसर? डिस्निया जाएगा। नेक्स्ट जो है अपना मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है? तो वो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का? एथेरोस्क्लेरोसिस है। और हार्डनिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, कैल्शियम इनटू द वॉल ऑफ आर्टरीज। यानी वॉल ऑफ आर्टरीज की जो वॉल होती है यानी दीवार होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और कैल्शियम का जो डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है?
आर्टरीज की क्या हो जाती है, हार्ड नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये क्वेश्चन से भी कई बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो वो क्या है, कार्डियक डिसरिथमिया। याद कर लीजिए, कार्डियक डिसरिथमिया किसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का है। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना था। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके साथ यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको 9024307738 इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सअप पे, तो मैं आपको ग्रुप की ज्वाइन करवा दूंगा। इसके साथ यदि आपको जो नर्सिंग वैकेंसी हम हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, नर्सिंग वैकेंसी की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ से ले सकते हैं। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जब आप मैसेज करेंगे आपको 2 ग्रुप की लिंक मिलेगी, एक व्हाट्सअप ग्रुप की और एक टेलीग्राम ग्रुप की। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप तो ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद में आपको जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जब मुझे मैसेज करेंगे तब जो आपके पास लिंक आएगी उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्या होगी, नर्सिंग वैकेंसी की जो पीडीएफ वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।